19 फेब से शुरू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी अर्पित भाई, तब से लेके आज तक अब ऐसा दिन आ गया है कि आखिरी ग्रुप मुकाबला खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। बिल्कुल। ये राइवलरी तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत फ्रेंडली एक मैच होता है जब भी होते हैं, चाहे वो आईसीसी इवेंट में हो चाहे वो बायलेटरल्स में हो, लेकिन जब आईसीसी इवेंट में होते हैं तो इंडिया को बहुत इश्यूज होते हैं जब ब्लैक कैप सामने होते हैं। बिल्कुल भाई मजा आने वाला है क्योंकि ये कॉन्टेस्ट बहुत जबरदस्त होगा। आईसीसी इवेंट जैसे लगातार हम कहते रहते हैं, न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, तो ढेर सारी कॉन्वर्सेशन आज हम इस वीडियो में, इस लाइव में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो वेलकम कर देते हैं, वेलकम टू द शो, एक और लाइव जहां पर हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए क्लैश की। ये मैच कोई नॉर्मल गेम नहीं है क्योंकि यहां से सेमीफाइनल लाइनअप डिसाइड हो जाएंगी। कौन सी टीम टॉप स्पॉट पे खत्म करेगा, कौन सी टीम सेकंड नंबर पे खत्म करेगा। जो भी ग्रुप में सेकंड नंबर पर खत्म करेगा वो ग्रुप बी की टॉप की टीम से खेलने वाला है। और यहां पे इंडियन टीम के लिए चुनौती काफी ज्यादा हैवी है क्योंकि मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आना ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। हर एक पहलू के बारे में बात करेंगे। मैं आपका होस्ट आयुष, मेरे साथ है अर्पित, एंड बाकी कॉन्वर्सेशन हमारे साथ आप लोग सुनिएगा एंड कमेंट्स करते रहिएगा। ढेर सारे कमेंट्स की बारिश होनी चाहिए आज इस लाइव में। चलिए अर्पित भाई, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं? भाई, प्रैक्टिस सेशन में तो आए नहीं है, इंजर्ड हो गए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा शायद ना खेले क्योंकि एज अ प्रिकॉशन, क्योंकि जो सेमीफाइनल का मैच है वो सिर्फ एक दिन का गैप है उसके बीच में, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा को इस मैच में रेस्ट करा दें और ऋषभ पंत को चांस दे। अगर ऐसा होगा तो शुभमन गिल कप्तानी करते हुए दिखेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। और क्योंकि इंडिया कुछ स्टेक पे नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया बाहर हो जाएगी, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर रोहित शर्मा को बाहर बिठा सकते हैं। पर अभी भी कुछ भी पता नहीं है। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा खेलेंगे क्योंकि वो जब बाहर गए थे, जब वो इंजर्ड हुए थे, तो थोड़े से ही ओवर्स में वो वापस आ गए थे और पूरी कप्तानी उन्होंने की। और ऐसा नहीं दिखा यार मेरे को कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई है हैमस्ट्रिंग में। मेरे हिसाब से वो खेलेंगे। अब रोहित शर्मा के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है क्योंकि इनके पास इनके दो जो आर्च प्लेयर थे वो तो है ही नहीं। आर्च प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो बोल्ट और साउदी, मतलब इन दो प्लेयर्स के नाम इतनी विकटे हैं। अगर हम सिर्फ इंडियंस की बात करें, ये दो ट्रबल मेकर्स रहे हैं, ये दोनों तो है ही नहीं। टीम की जो इस टाइम की बॉलिंग है, अगर हम मिचेल स्टैंटनर को हटा दे तो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी साउदी और बोल्ट के होने से होती। तो मेरे ख्याल से इतना कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला है। अगर हम पहले इंडियन बैटिंग की ही बात कर लें तो अगर रोहित शर्मा नहीं होते हैं तो कौन होंगे आपके हिसाब से चेंज? भाई ऋषभ पंत ही हैं क्योंकि आपके पास जायसवाल थे पर उनको आपने बाद में ड्रॉप कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचते हैं वो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने थोड़े से मैचेस में ओपनिंग करी है, रोहित शर्मा के साथ एक बार ओपन करने के लिए आए थे। और जो काम रोहित शर्मा इस टाइम पे कर रहे हैं कि बढ़िया स्टार्ट दे रहे हैं 10 ओवर में, उनका काम यही है कि 10 ओवर में एग्रेसिव स्टार्ट देना, वो काम ऋषभ पंत भी कर सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस नहीं है ओपनिंग करते हुए रन्स बनाने का, पर काम वो चीज़ वो कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं अगर उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिला। मैं नहीं चाहूँगा कि आप केएल राहुल को फिर से आप ओपन कराओ। केएल राहुल को कभी आप ओपन कराओ, कभी मिडिल ऑर्डर, वो सेटल हो चुके हैं जहाँ उन्हें खिला रहे हो। अब आपने अक्षर पटेल की भी जगह उनसे ले ली है, अक्षर पटेल को वो जगह दे दी है, आप उन्हें 6 नंबर पर खिला रहे हो। अब एक मैच में आप बोलोगे कि केएल राहुल आप ओपन कर लो, ऋषभ पंत नीचे खेल लेंगे, तो ये केएल राहुल के लिए भाई जागती होगी। क्या ये आप ऋषभ पंत को खिलाओ। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए मस्ट विन गेम है, ठीक है, हार भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने एक्सपेरिमेंट ही करना है, तो आप एक मैच ऋषभ पंत को खिला लो। क्या अगर मान लीजिए ऋषभ पंत नहीं तो क्या वॉशिंगटन सुंदर को देखना चाहोगे आप? क्योंकि टीम इंडिया अभी तक हम देखें तो बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है अपने ऑलराउंडर्स पर। यहां पर हम देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आई नहीं रही है इतनी जितनी आनी चाहिए। केएल राहुल खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जा रहा है, उनकी बैटिंग नहीं आ रही। क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना चाहोगे ऋषभ पंत अगर नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर टीम में? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पहले ही बॉलिंग के ना काफ़ी ऑप्शंस हैं और हम बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं। आप अक्षर पटेल को देख लो, रविंद्र जडेजा को देख लो, मिडिल ओवर्स में रन्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और विकेट्स भी लेके दे रहे हैं। तो हम मुझे नहीं लगता एक और ऑलराउंडर इनको चाहिए इस लाइनअप में जिसके इनको ओवर्स चाहिए 3 या 4 ओवर्स वॉशिंगटन सुंदर के भी। उससे बढ़िया आप एक ऐसा प्रॉपर बैट्समैन लेके चलो जो सामने वाली टीम भी डरे भाई इसकी विकेट लेनी है, नहीं तो ये खत्म कर देगा 10 ओवर में, ऐसा स्टार्ट देगा, मैच छीन के ले जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को
अगर चेंज हुआ तो ऋषभ पंत को ही खिलाना चाहिए। एंड व्हाट यू आर सेइंग इज कि ऋषभ पंत इन द टॉप ऑर्डर, आई थिंक वो थोड़ा सा गैम्बल हो जाएगा। रीजन यही है कि रोहित शर्मा पर यार नई बॉल खेलते हैं, कुछ खोने के लिए नहीं है अपने पास, वो ठीक है, लेकिन आप एडेड चांस नहीं लेना चाहोगे। अगर आपको ट्राई कराना है, आप केएल राहुल द प्रूवन टॉप ऑर्डर बैटर रहे हैं ओडीआईज में, तो आप उनको ट्राई करा सकते हैं। ही नोज like at least he knows better than Rishabh Pant to handle that new ball. I think वो एक फैक्टर है, एक पॉजिटिव फैक्टर केएल राहुल के लिए, जो उनको टॉप ऑर्डर में जगह देता है। क्या पता कि ऋषभ पंत वही मिडिल ऑर्डर स्पॉट संभालें जो इस वक्त पर केएल राहुल संभाल रहे हैं, एंड तब उस और फिर जब कंडीशन में रोहित शर्मा आए तो फिर केएल राहुल बाहर हो जाए और ऋषभ पंत वहीं रहे। नहीं, केएल राहुल वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, ऋषभ पंत बाहर। मैं चाहूंगा केएल राहुल अपनी पोजीशन पे रहे भाई। यार मुझे ऐसा यही है कि नई बॉल से अगर आपको सिर्फ यही है कि हमें इस विकेट से फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आप ऋषभ पंत को ऊपर खिला सकते हो, क्योंकि ऋषभ ऑलरेडी कैजुअल शॉट्स खेलते हैं। ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं थी, ये T20 आईज की भी बात थी, और हमने ओडीआईज में भी ये भी चीज है ना कि अब रोहित शर्मा का जो रोल है उनका कि स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में उन्हें बढ़िया एग्रेसिवली स्टार्ट करना है। वो रोल दूसरा कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो अच्छे से प्ले कर सकता है? केएल राहुल स्टार्टिंग में भाई वो टाइम लेते हैं, हम बार बार आईपीएल में भी टाइम लेता है भाई वो बंदा। मैं नहीं कह रहा कि वो बेकार बैट्समैन है, पर जिस पोजीशन पे है वो 5 या 6 नंबर पर, वो पोजीशन उनके लिए सूट करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो देख के खेलते हैं और ओडीआई फॉर्मेट है। ऋषभ पंत एक ऐसे बैट्समैन है जो भाई टाइम लेना जानते नहीं, उनके लिए भाई या तो मारूंगा या आउट हो जाऊंगा, सीधी बात है। तो वो चीज वो रेप्लिकेट कर सकते हैं जो रोहित शर्मा इस समय कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं अगेन मेरे वापस से जो मैंने पॉइंट उठाया था उसको दोहराऊंगा। ऋषभ पंत क्यों नहीं सबसे पहले टॉप ऑर्डर में? ऋषभ पंत कैजुअल शॉट्स खेलते हैं, नई बॉल मूवमेंट ज्यादा करती है। ऋषभ पंत को इतना खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है जितना केएल राहुल को है, एक ये पॉइंट है। चलिए 2 मान लीजिए, एक नई बॉल से और दूसरा कैजुअल शॉट। तीसरी चीज, अगर सिर्फ यहां पर विकेट खो देने की बात है कि चलो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्या पता ऋषभ पंत 100 मार जाए नई बॉल से, क्या पता वो कुछ अलग ही कारनामा कर जाए, क्या पता वो 0 पे आउट हो जाए। लेकिन हम वो रिस्क ना लेके अगर हम केएल राहुल को ऊपर भेजते हैं तो हमें एटलीस्ट ये सिक्योरिटी होगी कि पुरानी जब बॉल हो जाएगी, स्पिनर्स जब आ जाएंगे, उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं ऋषभ पंत। वहां पर अगर हमें तेज गति से रन बनाने की जरूरत है तो ऋषभ पंत पुरानी बॉल से अगेंस्ट दी स्पिन वो बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। ये बात सबको पता है, ये बात इनफैक्ट न्यूजीलैंड को भी पता होगी कि मिडिल ऑर्डर में कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं ऋषभ पंत। हमने इनफैक्ट आईपीएल में देखा है, इवन दो जिस पोजीशन पर वो आईपीएल में आते हैं वहां पर बॉल इतनी पुरानी नहीं होती है, स्टिल वहां पर भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है। स्पिन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो T20 आईज हो, ओडीआईज में भी अभी देख ही लेंगे हम। अगर ये रिपोर्ट सही है तो रिपोर्ट्स यहां लाकी, तो ये पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से मैं केएल राहुल को ऊपर देखना चाहता हूं। एंड ये भी है कि केएल राहुल को उनकी बैटिंग वो कॉन्फिडेंस दे देगी सेमीफाइनल में जब इंडिया एंटर करेगी, तो क्या पता उनकी लेट्स से टॉप ऑर्डर की बैटिंग मिडिल ऑर्डर में आके प्रॉफिट कर दे। वो कॉन्फिडेंस वापस से ले आए। नई बॉल से टाइम लेंगे, सामने शुभमन गिल को भी तेज गति से रन बनाना आता है, तो मेरिट पे खेलेंगे दोनों बंदे, मेरे ख्याल से डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ये इंडियन बैटर्स की लाइफ इजी कर देगा। एंड वो कॉन्फिडेंस जो हम लेके जाएंगे, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि लेट्स टेक इट एज लाइक जस्ट अ गेम। न्यूजीलैंड से हम हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो जीत के जाना है ना, हमें तो जीत के सेमीफाइनल में एंटर होना है। तो दीज आर द थिंग्स जिस वजह से मैं चाहता हूं कि ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में खेले, वो उनको प्रॉफिट करेगा। इवन दो हमें नहीं पता कि ऋषभ पंत आने वाले 2-5 साल में कितने ओडीआईज खेलने वाले, स्टिल मिडिल ऑर्डर में उनकी बैटिंग टेस्ट करिए जहां पर उन्होंने अपना करियर बिल्ड किया, rather than putting him up front and वहां पे वो 0 पे आउट हो जाए, फिर हम सारा ठीकरा फोड़ दें कि लो ऋषभ पंत कुछ कर ही नहीं पाए। ये वाली बात है। चलो खैर, ये आपका ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ओपन पर, भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा खेलेंगे। बात उसी पे आ जाती है कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं। अगर नहीं खेलते तो देखते हैं कौन, कोई नहीं, अब ये खेलेंगे नहीं ये तो पता चल जाएगा टॉस के बाद। लेकिन अब हम बात करते हैं विराट द किंग कोहली। भाई एक किंग, बॉब्जी द किंग, वो तो घर चले गए, घर में ही थे, घर ही चले गए। अब असली किंग की बात करेंगे, रियल किंग। लास्ट मैच में भाई हमने बहुत अच्छी बैटिंग देखी है, एक पॉजिटिव इंटेंट कह सकते हैं कि एक भी उन्होंने चांस ही नहीं दिया सामने वाली टीम को, बेरहम बैटिंग कह सकते हैं। इस मैच में
कितनी बैटिंग हमको विराट कोहली से देखने को मिल रही है एंड क्या सेम तरीके की बैटिंग देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो ये बता दो, क्योंकि ये जो बॉलिंग लाइनअप है ये पाकिस्तान वाला बॉलिंग लाइनअप नहीं है। ये पाकिस्तानी बॉलर्स में दिक्कत यही थी कि अगर उनको विकेट से मदद नहीं है तो वो फिर ऑर्डिनरी बॉलर हैं वो। यहाँ पर ये बॉलर चांस क्रिएट करते हैं न्यूजीलैंड के। क्या कहोगे भाई? बिल्कुल चांस क्रिएट करते हैं। और मैं तो भाई ये मानता हूँ कि ना जो असली जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो कैंपेन इंडिया का अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ से इनको टफ ओपोनेंट मिलने वाले हैं। और न्यूजीलैंड जिस तरीके की फॉर्म में है और उनके बॉलर्स भाई बहुत अच्छी फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप को अगर आप कंपेयर करोगे तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे उसमें थोड़े नए खिलाड़ी हैं, पर ब्रेसवेल ने पिछले मैच में ही 4 विकेटें ली हैं और वो अच्छे टप्पे पे अच्छी जगह बॉल करा रहे हैं। मिचेल सैंटनर है उनके पास, ऊपर आपके हेनरी बॉल को लहरा लेते हैं और पीछे आके जो आपके इनके विलियम और रूकी हैं, हाँ। उनके पास हाइट बहुत अच्छी है, बाउंस बहुत अच्छी करा लेते हैं और आगे यॉर्कर लेंथ पे भी बॉल करा लेते हैं और पेस है उनके पास बहुत ज़्यादा। तो वो भी एक भाई खतरा बन सकते हैं। पर क्योंकि विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, हाँ। क्योंकि विराट कोहली की सेंचुरी लग गई है, अब जो विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज होगी, अब जिस तरीके से विराट कोहली खेलेंगे वो एक डिफरेंट विराट कोहली होने वाले हैं। और खैर हमने देखा भी था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विराट कोहली की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए अगर हम एक्टिव प्लेयर्स की बात कर लें। एक्टिव भी छोड़ो भाई, सचिन तेंदुलकर टॉप पे, सेकंड नंबर पे विराट कोहली है, तो इस टाइम के टॉप के लो ओवरऑल टॉप 3 का पार्ट है। हाँ, तो बहुत अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते तो विराट कोहली का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक मेरे हिसाब से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहेंगे विराट कोहली। और यहाँ से वो चाहेंगे भी कि सेमीफाइनल में जाते हुए अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखे, मोमेंटम साथ में लेके जाएं और एक अच्छी इनिंग्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलें। चलिए, विराट कोहली के ऊपर आई थिंक ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बात करने वाले प्लेयर नहीं है, इनका बल्ला चलता है तो बल्ले कोई चलने देते हैं। लेकिन एक और प्लेयर का बल्ला चला है, जम के चला है, अभी से नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट से ही चल रहा है। शुभमन गिल द कैप्टन हो सकते हैं इस वाले मैच में। अगेन रोहित शर्मा नहीं खेले तो एक इनके करियर का कह सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तलाश रहे हो कि कैप्टेंसी कौन करेगा ओडीआईस में। क्या वो जसप्रीत बुमराह होंगे या वो शुभमन गिल होंगे? अभी तक ये 2 ही ऑप्शन है हमारे पास एंड वहां पर मेरे ख्याल से शुभमन गिल को यहां पर कैप्टेंसी देना उनके आने वाले करियर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो एज अ बैटर ये हमने देख लिया, कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे एज अ कैप्टन बैटर। क्या लग रहा है यार? मैं तो फिर से बोलूंगा कि मुझे नहीं लग रहा रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। नहीं, अगर तो शुभमन गिल के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है भाई, आईपीएल में भी कैप्टनसी करी है, इंडिया के लिए भी कैप्टनसी करी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरे कप्तान है और अच्छा रिकॉर्ड भी है उनका। अच्छा। और जो फोकस है मेरा वो उनकी बैटिंग पे ही होने वाला है और वो सीरियस भी बहुत है भाई इस टूर्नामेंट को परफॉर्म करने के लिए। एक ही ऑप्शनल सेशन ट्रेनिंग सेशन था और शुभमन गिल सिर्फ अकेले बैट्समैन, अकेले प्लेयर इंडिया के जो वहाँ पे ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में पार्ट लेने गए, जो अपनी मतलब प्रैक्टिस करने गए, जितने भी फाइन ट्यून करनी होगी अपनी जो भी कमियां होंगी प्रैक्टिस करने गए। मतलब वो बहुत सीरियस लग रहे हैं कि भाई इस टूर्नामेंट में तो मुझे हर मैच में रन बनाने ही है और बहुत ज़रूरी भी है। बहुत हो गया कि मतलब इनकंसिस्टेंसी चलती आ रही है, 30 पे आउट होते 40 पे आउट हो जाते हैं। इस बार दिख रहे हैं भाई, सेंचुरी बनाई है, कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं कि भाई 50 के बाद आउट नहीं होऊंगा मैं, मुझे बड़ी इनिंग्स खेलनी है, इंडिया को मैच जिताना है। मेरे हिसाब से शुभमन गिल बहुत बढ़िया फॉर्म में और जिस तरीके की शॉट्स लगाई है उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, भाई एक क्लास बैट्समैन है यार। मज़ा आता है भाई, देखने में मज़ा आता है जिस तरीके की शॉट्स लगाते हैं वो। हर बॉल जब बॉल मिडिल पे आती है, चाहे आप उनकी अक्रॉस द लाइन ले लो या डाउन द ग्राउंड ले लो, जब शॉट खेलते हैं भाई और टाइमिंग उनकी इतनी बेहतरीन है। मेरे को लगता है भाई शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी, बस ये खेलते रहे भाई, मज़ा आता है भाई देखने में। यार एक उनका अभी नया है कि काफी टाइम से इस पे वर्क कर रहे थे, निखर के अभी आया एक स्लैप शॉट है। ऐसे खड़े होते हैं फ्रंट फुट से जो पंच मारते हैं भाई, वो युवराज सिंह की याद दिलाता है। ऐसे फ्लॉलेस शॉट यूवी पाजी मारा करते थे एंड मेरे ख्याल से उन्हीं के शिष्य हैं। तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन जो इनके बल्ले से वो जो आवाज आती है, जो एस्थेटिक है भाई, एस्थेटिक भाई, एकदम जैसा सिम्फनी कोई चल रही हो, कोई गिटार सितार बजा रहा हो एकदम कानों में। सच में भाई, सच में मजा आता है भाई, मजा आती है। चलिए मिडिल ऑर्डर पे आते हैं, क्योंकि टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है अभी तक हमने उससे बैटिंग नहीं देखी है। लेकिन जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हुआ था तो रन सबसे ज्यादा जो थे वो मिडिल ऑर्डर से ही आए थे। यहां पर श्रेयस अय्यर ने आके सेंचुरी मारी थी, नीचे केएल राहुल की 40 ऑड रन्स की नॉक थी, लेकिन वो अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने में हेल्प करी उसने। इंडिया ने
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 397 रन स्कोर किए थे, जिसमें मिडिल ऑर्डर का मेजर कंट्रीब्यूशन था, टॉप ऑर्डर का भी था। सबसे ज्यादा विराट overall कोहली top की five, सेंचुरी थी, विराट कोहली की श्रेयस century, अय्यर की सेंचुरी थी, श्रेयस एंड 80 ऑड रन्स थे शुभमन गिल के। हाँ शुभमन गिल ने भी सब पूरी टीम का ही भाई टॉप 5 में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कितना फैक्टर बन के आएंगे ये सारे प्लेयर, लेट्स से अगेन रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर में है, मिडिल ऑर्डर को तब जज कीजिए भाई। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा स्कोर बनेगा, हाँ। क्योंकि दुबई की पिच थोड़ा अलग बिहेव करेगी और दुबई की पिच काफ़ी स्लो लग रही है, और ड्यू आ नहीं रही, तो स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई है, सचिन रविंद्र ने तो अभी बॉलिंग भी नहीं कराई। और क्या कहते हैं, आपके सैंटनर जो है ना, आप कह रहे हो कि सैंटनर से कोई खतरा नहीं है, मैंने कहा पर ठीक, पर मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया के जो बैट्समैन है, एक सैंटनर ही ऐसा बॉलर है जिनको ना ये वो नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, ये कहेंगे भाई इसको इसके 10 ओवर में 40 रन निकाल दो, इसको विकेट मत देना, क्योंकि भाई ये एक ही तरीके से बॉल डालते हैं, पर ये बॉल को इतना स्लो कर देते हैं, वो आते और मतलब टॉस अप डिलीवरी डालेंगे और आपको जगह ही नहीं देंगे भाई, पूरी विकेट पे बॉल डालेंगे, ना थोड़ी इधर ना थोड़ी उधर। सैंटनर इतने इकोनॉमिकल जाते हैं और ऊपर से इनके पास एक फास्ट डिलीवरी है जो एकदम से ही फेंक देते हैं, हाँ, और वो बैट्समैन शॉक हो जाता है। सैंटनर को रन्स मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कोई भी ऑपोजिशन हो। आप पिछले मैचेस में भी देख लो, अगर इंडिया सैंटनर को टैकल कर लेती है और दबाव में डाल देती है, फिर तो इनकी बॉलिंग लाइनअप भी दबाव में आ जाएगी। बिल्कुल। पर सैंटनर एक है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहते हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर को सैंटनर से बच के रहना है। जरूर, मतलब नेवरदलेस की न्यूजीलैंड के पास बॉलर्स की कमी नहीं है, स्टिल एक जो ला रहे हैं ना फैक्टर, एक्स फैक्टर प्लेयर, वो कीवी टीम के कैप्टन होंगे। एंड और जो आपके ये दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, विलियम और रूकी, और दूसरे काइल जेमिसन, ये दोनों ना हाइट बहुत ज़्यादा है इनकी। तो इंडिया के बॉलर्स हमने हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं, जो लंबे बॉलर्स हैं ना, जो हाइट से बॉलिंग कराते हैं, वहाँ इंडिया के बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। तो वो दो भी बॉलर्स, ठीक है यार, ऐसा नहीं कहूँगा कि इनकी बॉलिंग लाइनअप खराब है, इंडिया के बैट्समैन को ट्रबल ये ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप टोटल का हिसाब लगा लो तो मेरे हिसाब से भाई 250 270 इससे ऊपर नहीं बना पाएंगे। हाँ, फॉर्म में है 300 मुझे नहीं लग रहा भाई 300 बनेगा। मुझे लग रहा है यार 300 के आसपास टोटल बहुत इजीली जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंस, हाँ एक बात तो है कि यहाँ पर स्पिनर्स को एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बाउंस है ही नहीं। यहाँ पे जिस बाउंस की हम हमेशा उम्मीद करते हैं ना, बाउंस नहीं है, जिसकी वजह से बैट पे बॉल बहुत अच्छे से आ रही है। ये हमने दोनों मैचेस में देखा है। तो यहाँ पर जब, अब मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं करूंगा कि कीवी बॉलर्स वर्सेस पाकिस्तान बॉलर्स, लेकिन पाकिस्तान के पास भी वैरायटी ऑफ बॉलर्स थे विद वेरिंग पेस भी सबकी अलग अलग वेरी करते हैं। शाहीन कभी 140-45 फेंक देते हैं, कभी 118-20 भी फेंकते हैं, तो वेरी करने वाले प्लेयर थे। तब भी वहां पर शॉट मेकिंग बहुत इजी थी इंडियन बैटर्स। हैरिस रॉफ को पीट रहे थे वो, एग्जैक्टली, तो वो पीट रहे थे और पीट रहे थे इंडियन बैटर्स। तो हाँ, यही है कि यहाँ पे मैं तो देख रहा हूँ कि 300 आराम से बन भी सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि 250, क्योंकि दोनों की टीम्स ना यार बहुत बढ़िया है। उनकी भी बैटिंग, अगर उनकी बैटिंग की अगर आप बात करो तो अभी तो केन विलियमसन के रन नहीं लगे, हाँ, तो केन विलियमसन को अगर आप हटा भी दो तो भी भाई बैटिंग बहुत बढ़िया है। आपके सचिन रविंद्र ने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई है। अभी अर्पित भाई, हम अभी न्यूजीलैंड की बैटिंग बॉलिंग पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से इंडियन बॉलिंग पे थोड़ा सा विश्लेषण कर देना चाहिए, थोड़ा सा हम एनालिसिस करें, क्योंकि इंडियन बॉलिंग ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, सामने वाली टीम डर रही है, डर के खेल रही है, क्योंकि सामने वाली टीम को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन से बॉलर का आज दिन है, क्योंकि पैक में काम कर रहे हैं। ऊपर आके शमी अपना काम कर रहे हैं, हर्षित राणा अपना काम कर रहे हैं, बीच में रविंद्र जडेजा इकोनॉमिकल भी हैं, विकेटें भी लेने की काबिलियत रखते हैं। फिर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एक्स फैक्टर है ये टीम के। कुलदीप यादव खासकर लास्ट मैच में विकेटें चटकाई हैं, कॉन्फिडेंस अलग है उनका, और यहाँ पे जब उनको पता है कि एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है विकेट से, तो क्यों ना इसको ऐसे खुली बाहों से समेट लिया जाए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बात करेंगे इंडियन बॉलर्स के बारे में तो मजा आ जाएगी। भाई मैं फिर से बॉलिंग की, अगर मैं फिर से वही दो नाम लूंगा, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव, ये फिर से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे, बॉलर्स टू वॉच आउट फॉर। मोहम्मद शमी इसलिए क्योंकि इनके एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और अगर 2023 वर्ल्ड कप के
2023 वर्ल्ड कप में जाए तो 2 मैचेस खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एक मैच में 7 विकेट हॉल, एक मैच में 5 विकेट हॉल। तो मोहम्मद शमी का जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है। और क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, मैं फिर से बोलूँगा, दबाव उन पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है कि वो विकेट्स लेके दें इंडिया को। अगर शुरुआत में विकेट्स नहीं मिलती तो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, रन्स बना रही हैं, दोनों मैचेस में रन्स बनाए हैं, 300 से ज़्यादा, फिर 270। तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोहम्मद शमी को अर्ली ऑन विकेट्स लेनी पड़ेगी। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा यार, हम हार्दिक पांड्या ने भी ना एज अ बॉलर बहुत ग्रो करा है भाई, बहुत ग्रो। हम उन्हें एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बोलते हैं, और हम बोलते हैं यार थोड़ा डाइसी है, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या 6 ओवर कराएंगे, 7 ओवर, पर अब जो उनकी लाइन एंड लेंथ है, जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वेरिएशंस, भाई पहले से बहुत बढ़िया बॉलर है। और मैं तो एज अ उनको थर्ड फ्रंट लाइन सीमर की तरह कंसिडर करता हूँ कि भाई हमारे पास 3 बहुत बढ़िया बॉलर हैं, उसमें हार्दिक पांड्या एक हैं, जो ऐसा नहीं है कि भाई रन खा के आएंगे, अब वो वैसे बॉलर रहे नहीं है। चलिए, इंडिया के मेरे ख्याल से गो टू बॉलर बन गए हैं। हाँ। लेकिन आपने शमी की बात करी, मेरे ख्याल से ही इज कैरिंग दैट पेस इवन आफ्टर इतनी सीरियस सर्जरी, इंजरी, लंबे टाइम का ब्रेक लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो खेलते ही जा रहे हैं भाई, खेलते ही जा रहे हैं। मतलब ये दूसरे इंडियन टीम के नेहरा बनते जा रहे हैं कि इंजरीज होंगी, मैं कम बैक करूंगा। लेकिन अब एक और बात यहाँ पर ये है कि रिपोर्ट्स तो इनके लिए भी आ रही हैं कि ये खेलेंगे कि नहीं, रेस्ट दिया जाएगा। कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। लेकिन लास्ट मैच में जो खिंचाव हुआ था इनके, कंसर्न वो है, सीरियस नहीं है, लेकिन इंडिया को रेस्ट देने में भी कुछ जा नहीं रहा है। क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से ही बात कर रहे थे कि मोहम्मद शमी के साथ अर्शदीप सिंह को होना चाहिए। अब शमी नहीं है तो क्या अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा साथ खेलते दिखने वाले हैं? वैसे अगर थोड़ा सा भी कंसर्न है तो मुझे लगता है शमी को भी बिठा देंगे, अगर थोड़ा सा भी कंसर्न है। और ये इंडिया के लिए अच्छी बात ही होगी। क्योंकि ना हर्षित राणा ने अभी बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया, ठीक है, अच्छी बॉलिंग कराई है, पर जितनी विकेट्स चाहिए थी इंडिया को उस स्टेज पे, उतनी विकेट्स लेके नहीं दी। और यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं आप, अर्शदीप को भी खिला लो, हर्षित राणा को भी खिला लो। अगर हर्षित राणा ने इस मैच में भी परफॉर्म नहीं किया और अर्शदीप सिंह ने आपने विकेट्स लेके दी, तो आप अर्शदीप सिंह को सेमीफाइनल में लेके जा सकते हो, और हर्षित राणा को फिर आप बिठा सकते हो कि भाई हमने आपको 3 मैचेस दिए हैं, आपने इतना अच्छा, हम आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं, और अर्शदीप ने बढ़िया बॉलिंग कराई है, हम अर्शदीप सिंह के साथ जाएंगे। पर फिर यही भाई देखने वाली बात होगी कि मोहम्मद शमी खेलते हैं या नहीं खेलते। बिल्कुल, मैं मतलब ये वाली बात से आपकी पहली बार मेरे ख्याल से सहमत करूंगा कि हर्षित राणा को बैठा दो। अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते तो यार, ये हम बात ना मेरे ख्याल से जब इंडिया बांग्लादेश का मैच हो रहा था उससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि हर्षित राणा को क्यों खिलाया है। जबकि देखो, पेस है, अच्छी पेस है, लेकिन पेस से तंग तो कर नहीं पाए हो। दुबई की पिचेस में पेस अभी काम आ नहीं रही है इतनी। कोई स्टार्टिंग के 10 ओवर में सिर्फ हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, उसके बाद मूवमेंट किल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट बैटिंग इन दुबई। तो जब बैटिंग के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो अर्शदीप सिंह को खिला लो भाई, उनके पास कम से कम वेरिएशन है, कम से कम इंडिया को बैटिंग चाहिए 11 नंबर तक। 11 नंबर तक। तो वो कह रहे हैं हर्षित राणा भी, अगर हमारे रोहित शर्मा विराट कोहली जल्दी आउट हो गए तो फिर कौन बनाएगा? तो हर्षित राणा ही तो बनाएंगे, सारे हर्षित राणा ही तो बना लेंगे, सेंचुरी मारेंगे। तो यार वही है कि ये सारे बचकाने बिहेवियर होते हैं, कोई बात नहीं। अर्शदीप सिंह को मैं भी देखना चाहता हूँ यार विद शमी, बट ठीक है, मेरे ख्याल से बॉलिंग पे इनफ बात हो गई है। कुलदीप यादव को और पकड़ लेते हैं, फिर कुलदीप यादव के बारे में चर्चा करते हैं एंड फिर जाएंगे न्यूजीलैंड की तरफ। कुलदीप यादव तो यार क्या मतलब, उनके मेन स्पिनर हैं, और ऐसी तो है नहीं, अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बढ़िया बॉलिंग कराते भी हैं। वर्ल्ड कप में भी जो एनकाउंटर्स हुए हैं वहाँ पे भी उन्होंने ट्रबल किया है न्यूजीलैंड को। और कुलदीप यादव तो यार एक बॉलर हैं जो विकेट टेकर हैं, और इंडिया को लगातार अगले 3 मैचेस में कुलदीप यादव को विकेट्स दिलानी ही पड़ेगी अगर इंडिया को मैचेस आगे जीतने हैं। क्योंकि अब जो बैटिंग लाइनअप है आने वाली टीम्स की, तो वो बहुत बढ़िया है। और मिडल ओवर्स में कुलदीप यादव ही ऐसे बॉलर है, मैं बार बार बोलूँगा, जो एक सेट पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते हैं। अगर दोनों बैट्समैन अच्छी पार्टनरशिप अच्छा खेल रहे हैं और एक बड़ी पार्टनरशिप लग रही है, तो कुलदीप यादव ही एक ऐसे बॉलर हैं जो आके उसको ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि उनके वेरिएशंस हैं, ज़्यादा बैट्समैन उन्हें अभी भी नहीं अच्छे से समझ पाए हैं, तो वो एक बढ़िया बॉलर की तरह जाएंगे ही जाएंगे। मेरे ख्याल से इंडिया के बारे में तो कॉन्वर्सेशन हो गई है, लेकिन
न्यूजीलैंड का ग्राफ जो है वो आईसीसी इवेंट्स में बहुत अच्छा है। इंडिया के अगेंस्ट टोटल 16 मैच खेले गए, 10 आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 5 जीते हैं अपन भाइयों ने और 1 हुआ है टाई। रिकॉर्ड को देखा जाए तो कीवी बैटिंग कैसी है, कीवी बॉलिंग कैसी है, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि विल यंग भी सेंचुरी मार चुके हैं। लास्ट मैच में 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन पहले वाले मैच में सेंचुरी आई थी। रचिन रविंद्र का कमबैक एकदम शानदार हो गया है। टॉम लेथम इंडिया को बहुत मारते हैं और वो भी सेंचुरी वेंचुरी तो मार के ही आ रहे हैं। हाँ, और आपके उसके बाद ग्लेन फिलिप्स है, पिछले मैच में अभी आउट नहीं हुए हैं, उससे पिछले मैच में हाफ सेंचुरी। और अगर न्यूजीलैंड ने एक बढ़िया शुरुआत दे दी तो टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स एक बढ़िया फिनिश कर सकते हैं। और ऊपर आपके रचिन रविंद्र हो गए जो अभी सेंचुरी लगा के आए। और इंडिया के अगेंस्ट तो वैसे ही पता नहीं क्या इनको मूड चढ़ जाता है, जैसे इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, जैसे इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं रन बनाने लग जाते हैं। वर्ल्ड कप में भी रन बनाए हैं, फिर टेस्ट सीरीज में भी रन बनाए हैं। और रचिन रविंद्र भाई ऐसे लगता है कि ये बड़े स्टेज के खिलाड़ी हैं। जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है ये चढ़ के खेलते हैं। आपने 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, और अब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला ही मुकाबला खेला इन्होंने और पहले ही मुकाबले में इन्होंने 100 रन बना दिए। तो ये एक सबसे बड़ा अगर मैं खतरा मानूं इस टीम में तो वो रचिन रविंद्र है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट तो पता नहीं इनको कुछ हो जाता है। और एक चीज़ और है भाई कि आपके जो डेरल मिचेल है ना, वो 2023 वर्ल्ड कप में हमने अभी देखा कि दोनों मैचेस में सेंचुरी, इन्होंने लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया डेरल मिचेल को, पर शायद वापसी कर सकते हैं शायद, क्योंकि कॉनवे फॉर्म में नहीं है, तो शायद कॉनवे को ये बिठा के डेरल मिचेल को खिला ले। नहीं, सेम कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट मैच में था उसके साथ जाइए तो फिर तो वो रविंद्र आया भाई उनकी जगह, रचिन रविंद्र आया। कॉनवे को बिठा सकते हैं, रचिन रविंद्र को ओपन करा सकते हैं। यार केन विलियमसन देखो, आप ड्रॉप नहीं कर सकते केन विलियमसन। नहीं। हाँ, अब केन विलियमसन पे बात हम किए नहीं है, लेकिन भाई वो बंदा अलग लेवल का प्लेयर है। फैब 5 में है भाई वो, तो फॉर ए रीजन है। मैं यही सोच रहा था कि केन विलियमसन को वहीं रखो, नहीं मत कॉनवे, हाँ भाई वहीं रखो। कॉनवे को हटा सकते हैं। यार देखो दोनों मैचेस में चला, डेरल मिचेल मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है। मैं वही सोच रहा था कि टॉप ऑर्डर पे अगर नहीं तो क्या विल यंग के साथ रचिन रविंद्र ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। वैसे डेरल मिचेल ने भी रन नहीं बनाए दोनों मैचेस में, वो बाहर उनको ड्रॉप किया है। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप के दोनों एनकाउंटर्स में सेंचुरी मारी थी, तो एक थॉट होगा उनके दिमाग में। एडेड स्पिन ऑप्शन देके आते हैं ना यार वो। तो हाँ यार, मतलब ठीक है, आप मिचेल को ला सकते हो, बाकी तो थिंक टैंक जो है वो न्यूजीलैंड का ही सोचेगा। अब बॉलिंग पे आ जाते हैं। बॉलिंग में बात करी ली है भाई। मिचेल सैंटनर के अलावा कौन कौन से ऑप्शन है इनके पास? इनके पास मैट हेनरी हैं, और इन्होंने लास्ट में ब्रेसवेल जो है ना, वो भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं यार। अगर स्टार्टिंग में इन्हें 8-10 ओवर्स में विकेट नहीं मिलती, पहले 6-7 ओवर में, फिर ये ब्रेसवेल को लगा देते हैं और उन्होंने विकेट लेके दी भी है। और दुबई की पिचेस में उन्हें हेल्प भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेसवेल जो इनके सेकंड स्पिन ऑप्शन है वो अच्छी बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं, और वो भी एक थ्रेट होंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया उनको ठीक ठाक खेल सकती है, टैकल कर लेगा यार। एनी डे ही इज अ पार्ट टाइमर, मतलब वो लाइन लेन की तलाश में आप रन भी खा रहे हो। और जो 4 विकेट लिए ना, बांग्लादेश ऐसे लग रहा था कि गिफ्ट कर दी। अगर अच्छे बैटिंग ट्रैप पे आप उनको विकेट दे के गए हो, ठीक है। ब्रेसवेल क्या कमाल करेंगे, इंडियन बैटिंग वो तो समझ ही लेगी, बाकी कितना रिटर्न गिफ्ट कितना देती है देखने वाली चीज होगी। लेकिन नीचे आके भी न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स है वो कम नहीं है। मैच अच्छा होगा, इतनी पूरी उम्मीद है। हेड टू हेड रिकॉर्ड हालांकि न्यूजीलैंड को फेवर करते हैं। विकेट है, इवन है, बैलेंस्ड है, बैटर्स को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बॉलर्स को इतना नहीं कर रही है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं दुबई के विकेट से। ओवरऑल क्या लग रहा है यार? आपने ऑलरेडी बात कर ली है टोटल कितना हो सकता है, लेकिन 50-50. इंडिया 50-50, इंडिया जीत रहा है कि न्यूजीलैंड जीत रहा है? भाई बहुत टफ है यार। दोनों टीम्स बहुत बढ़िया खेल रही हैं इस टाइम, और मुझे नहीं समझ आ रहा भाई कौन सी टीम जीतेगी। क्योंकि अगर आप मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा को इस मैच में बिठा देते हो तो इंडिया की जो लाइनअप है वो और थोड़ी ढीली हो जाती है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी भी है, ऊपर बढ़िया स्टार्ट्स भी देते हैं। आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जो परफेक्टली उन्हें एकदम रिप्लेस कर पाए। तो अगर ये दोनों बैठ जाते हैं तो फिर न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है। नहीं तो मैं इंडिया को 55 और न्यूजीलैंड 50, थोड़ा सा एज दूंगा मैं इंडिया को, अगर वो फुल स्ट्रेंथ साइड खेलती है तो। मेरे ख्याल से 19-20 का ही मार्जिनल फर्क होगा। मैं यही चाह रहा हूं, और मेरे ख्याल से होता भी दिख रहा है कि इंडिया विल बी निपिंग द मैच, अपने फेवर में कर रही है और टॉप स्पॉट क्लियर है अपना।
और बाकी मैच में देखा जाएगा यार क्या होता है, तो 300 बनेंगे। 300 बन रहे हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है 300 बन रहे हैं, क्योंकि बॉलर्स को इतनी एड ही नहीं है यार वहां से। विकेट ऐसा लग रहा है मतलब डेड विकेट है बॉलर्स के लिए। यहाँ पे हम जनरली ऐसा कहते थे कि बैटर्स के लिए ये विकेट ग्रेवयार्ड है, क्योंकि 250 के अराउंड रन बनते हैं और बॉलर्स को दोनों कंडीशन में हेल्प मिलती है, पेस भी और बीच में आके हल्की फुल्की स्पिन भी। यहाँ पर पेस तो एकदम डेड है, जो हेल्प मिल रही है वो हल्की फुल्की स्पिनर्स को ही मिल रही है। यहाँ पर आके कंसर्न्स ये खड़े हो जा रहे हैं, सबने यही सोचा होगा कि हम 2 से 3 स्पिनर दुबई में जाके हम 1-2 स्पिनर दुबई में जाके खिलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खिलाएंगे, हम पेसर्स खिलाएंगे। यहाँ पे सारी रणनीति उलटफेर हो जा रहा है, क्योंकि आप स्पिनर ज्यादा खिलाना चाह रहे हो यहाँ पे ऐसी विकेट पे। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी मैच में देखते हैं। हमारे साथ आप ट्यून्ड इन रहिएगा, एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वन टफ न्यूज़ ही है जो दे रहा है सब कुछ। लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब वन टफ न्यूज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में इस लाइव को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। हमारे बाकी भी कंटेंट आते रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उन्हें भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस।